आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज बात होगी बिहार और अवैसी के दो रुख की। बिहार में इंतखाबात के ऐलान के बाद जहां अजीम इत्तेहाद और एनडीए में सीटों की रस्साकशी जारी थी, तो वहीं तीसरे फ्रंट की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियों के बीच पार्टियों का एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना और इत्तेहाद करना जारी रहा। कुछ ऐसे इत्तेहाद भी मंजर आम पर आए हैं जो दरिया के दो किनारों के मानिंद हैं, यानी मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली पार्टियां एक साथ मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। इसी कड़ी में नया नाम उपेंद्र कुशवाहा और एमआईएम की ग्रैंड फ्रंट का जुड़ गया है। एमआईएम कई दहाइयों से बिहार में सरगर्म है, लेकिन इंतखाबी जीत नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुतबादिल अवाम के गिर्द अहमियत रखता है, या इस मुतबादिल पर यानी विकल्प पर बिहार की आवाम को यकीन होगा, या फिर क्या इस इत्तेहाद से बिहार में सियासी जमीन तलाश कर रही एमआईएम का फायदा होगा, आरजेडी को नुकसान होगा। कई सवालों की जानेंगे जवाब अपने दो खास मेहमानों से। सबसे पहले दोनों खास मेहमान का तारुफ करा दें। हमारे साथ इम्तियाज जलील साहब जो कि रुकने पार्लियामेंट है एमआईएम के, हमें ज्वाइन करें। औरंगाबाद से आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, डॉक्टर नवल किशोर साहब जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के। आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इम्तियाज जलील साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। मोदी कैबिनेट में वजीर रहे कुशवाहा आज एमआईएम के साथ फ्रंट बना रहे हैं और सीएम कैंडिडेट भी वही हैं। प्रोजेक्ट सीएम कैंडिडेट का उन्हें ही किया गया है। ऐसे में क्या सवाल ये उठता है कि आप कुशवाहा सेकुलर हो गए एमआईएम के लिए? देखिए, हमारे साथ ये दिक्कत ये है और आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर नुस्ख ढूंढा जाता है, उसके अंदर क्या खराबी ढूंढी जा सकती है ये देखा जाता है। हम जब एमआईएम पार्टी कांग्रेस के साथ थी, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो उस वक्त कांग्रेस के साथ थी, तो एमआईएम बहुत ही दूध की धुली हुई थी, बिल्कुल स्वच्छ थी। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकल गए तो हमारे ऊपर यही कांग्रेस वाले ये इल्जाम लगाने लग गए कि हम है तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है करके। उसमें अगर कुशवाहा साहब अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ, उन्हें ये समझ में आया है कि यही वो पार्टी है जिसने देश के अंदर फिरका परस्ती का बीज बोया है और जो आज इस देश के हालात है जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, जो समाजों के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने का अगर कोई काम कर रही है, पिछले 70 सालों के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी ने इस मुल्क के अंदर इतना नुकसान नहीं किया है जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर कुशवाहा साहब को यह एहसास हुआ और वो बाहर निकले और आज हम उनके साथ या वो हमारे साथ अगर साथ में चल रहे हैं, तो एक नया समीकरण है। देखिए, लोग तय करते हैं। अगर लोगों को यकीन होगा असद अवैसी साहब के ऊपर तो लोग जाएंगे उनके साथ। और आपने जो कहा है कि कई दिहाइयों से मजलिस बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ रही है लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा। हमने महज 5 साल पहले हमने 5 साल पहले बिहार के अंदर आए किशनगंज जैसे महज एक इलाके के अंदर हमने 6 सीटें लड़ी। उस वक्त आपको मालूम होगा कि किस तरह से बऊ और बवाल तैयार किया गया था कि देखिए मजलिस आ गई है तो अब ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए आई है। अगर हम 6 जीतते भी तो क्या फर्क पड़ता और 6 हारते भी तो क्या फर्क पड़ता। कांग्रेस तो वहां पर जीतकर नहीं आई है, वहां पर जीतकर आई है तो नीतीश कुमार ने, जिन्होंने मुसलमानों के वोट लिए और यह कहा कि मुझे वोट दो, सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर वोट दो, और जैसे ही जीत कर आए तो नरेंद्र मोदी साहब की गोद में जाकर बैठ गए। तो ये लोगों के साथ धोखा नहीं हुआ है। आज जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि ना हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल है, ना लालू जी है, ना नीतीश कुमार है, ना हमारे लिए नरेंद्र मोदी है, तो आज एक नया समीकरण, एक थर्ड फोर्स स्ट्रांग तैयार हुआ है और कुछ तो वजूद रखता होगा ना जिसकी वजह से इतना भूचाल आया हुआ है। अगर हमारी कोई हैसियत ही नहीं, कोई ताकत ही नहीं, तो हमें नजरअंदाज क्यों नहीं किया जा रहा है? ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक नई ताकत और एक नया उपाय हम बिहार की जनता को देने वाले हैं। आप जाइए कभी, यही राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। मैं 5 साल पहले जब उस इलाके के अंदर किशनगंज गया था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इस हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा भी इलाका पनपता है जहां पर गुर्बत का, गरीबी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हमने तो लालू जी के ऊपर भी विश्वास किया था। मुसलमानों ने किसको वोट दिया था? लालू जी को ही वोट दिया था ना। लेकिन क्या किए हैं?
आपको तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जीतेंगे हारेंगे कुछ भी होंगे, लेकिन कम से कम हमारे उस इलाके के अंदर जाने के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि हमने इन्हें वोट नहीं दिया असदुद्दीन अवैसी साहब को 5 साल पहले, लेकिन 5 साल से लगातार अवैसी साहब हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी लोग हैं, ये किशनगंज की आवाम के साथ एक रिश्ता बनाए हुए थे, उनके सुख दुख के अंदर हम खड़े हुए थे। आज इसीलिए वहां पर यह माहौल बदला हुआ देखने को मिल रहा है। और कितनी भी ताकतें, कितने भी इल्जाम आप लगा ले, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंशाल्लाह जब नतीजे आएंगे तो आपको दिखेगा कि नया एक समीकरण जब तैयार हुआ, लोगों को जब हमने ऑल्टरनेट दिया तो लोगों ने किस तरह से उसे कबूल किया, ये आपको नतीजे के दिन पता चला। बिल्कुल, अभी नतीजे के दिन देखना ये होगा। जाहिर सी बात है, सभी जमहूरियत में कोई भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जो कल तक दुश्मन थे वो दोस्त कैसे हो गए। आरजेडी के पास पहुंचेंगे। डॉक्टर नवल किशोर, आपसे सवाल यही कि बिहार के जनता के बीच विकल्प के तौर पर एमआईएम और कुशवाहा अपने आप को मान रही है। अगर आरजेडी की बात करें, क्योंकि आरजेडी पर लगातार उपेंद्र कुशवाहा ये दबाव बना रहे थे कि तेजस्वी को हटाइए तभी हम आएंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना एक अल्टरनेट बना लिया है। या इन तमाम चीजों के बीच आरजेडी खुद को कहां देखती है? क्या खतरा महसूस करती है इस थर्ड फ्रंट से आरजेडी? देखिए, आरजेडी की पहचान जो है वो लालू जी के निरंतर नेतृत्व का रिजल्ट है। और उन्होंने जो अपना जीवन के महत्वपूर्ण 40-45 साल बिहार के राजनीति में, देश के राजनीति में दिया है, और उसमें 3 चीज उभर कर सामने आया है। पहली बात तो ये कि वैचारिकी के तौर पे, विचारधारा के तौर पे उन्होंने कभी बीजेपी से कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी भी फिरका परस्त ताकतों से कंप्रोमाइज नहीं किया, और उनको खदेड़ने का काम किया। वो चाहे बिहार हो चाहे देश में, ललकारने का काम लालू यादव ने किया, और ये पूरा देश जानता है। नंबर 2, देखिए आरजेडी का जो इतिहास रहा है, वो चाहे इलेक्टोरल हिस्ट्री रहा हो बिहार में या राजनीति रहा है, वो कभी मौका परस्ती की नहीं रही है। मौका परस्ती के लोग केवल इस आधार पे किसी दल में या गठबंधन में जाते हैं कि हमें इतना सीट चाहिए या मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दो, जिसके आधार पे अगर कोई जाता है तो वह आत्म केंद्रित, स्वार्थ केंद्रित है। इस तरह की राजनीति आरजेडी ने कभी नहीं किया। आरजेडी का जो क्लेम बनता है आज के डेट में, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और पिछले 5 विधानसभा चुनावों में अगर देखेंगे तो 2010 को छोड़कर हर बार सबसे ज्यादा वहां पे वोट परसेंटेज रहा है, और मुख्य विपक्षी भूमिका में रही है, सरकार को हमेशा घेरते रही है, जन सरोकार के मुद्दे को उठाते रही है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, गठबंधन कितने भी बन सकती है, लेकिन लोगों के नजर में जब बात ये जाएगी तो जरूर जाएगी कि लोग देखेंगे ये मौका परस्त कौन है। पॉलिटिक्स को टूरिज्म के तरह में, पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में कौन यात्रा करता है, ये लोग देखेंगे और उनको उस तरह का जवाब देंगे। जो लोग वहां से जमे हुए हैं और वहां के लोगों के मन में घर बनाए हुए हैं, उनको किसी प्रकार का चुनौती नहीं है। हम तो आज के डेट में देश में जो विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको खुलकर विरोध करते हैं, और आज से नहीं, 3 दशक पहले से करते आ रहे हैं। उनके मुख्य नेतृत्व को भी हमारे नेता ने गिरफ्तार किया था बिहार के जमीन पे, और 15 साल जो शासन किया उसमें एक भी दंगा नहीं होने दिया, और उस तरह का माहौल बनाकर रखा जहां पर हिंदू मुसलमान का कोई बात करने का हिम्मत नहीं करता था। किसी जिले में अगर दंगा भड़काने का कोशिश किया जाता था तो चीफ मिनिस्टर, एकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो कि वहां जाकर डीएम के आगे सबसे पहले खड़ा होकर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। इस चीज को कोई झुठला सकता है? इस बात को कोई चुनौती दे सकता है कि देश में सबसे बड़े नेतृत्व के रूप में वह भाजपा के सामने या फिरका परस्त ताकतों के सामने खड़े हैं? जहां तक उनकी बात कही जाए, वो मौका परस्तों को भी मौका देते हैं। जैसा नीतीश कुमार को 17 साल वो भाजपा के साथ रहे, लेकिन उन्होंने जब हिम्मत दिखाई भाजपा को छोड़ने का तो उनको भी उन्होंने स्वीकार किया। ये उनकी राजनीतिक उदारवाद है, जिसमें कि देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, राजनीति को बचाने के लिए, वैचारिकी को बचाने के लिए वो किसी को स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा शिकस्त रचा था 2015 में, जहां पर कि संघ और भाजपा के जो नीति थे वो समाप्त हुए। आज अगर उन पर कोई सवाल उठाता है, इसका मतलब है कि न तो वो बिहार से राजनीति से कोई वास्ता रखता है, और न ही वह उसे लालू जी की राजनीति के विषय में कोई समझ है। महज चुनाव लड़ने के लिए कहीं पे जाना और एक गठबंधन बनाकर और ये कहना कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो उनके राजनीतिक बौनेपन का निशान। इम्तियाज जलील साहब, आवाम के जहन में ये सवाल है कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों? आखिर दूसरी पार्टी से एमआईएम इत्तेहाद कर सकती थी, दूसरी पार्टियों की तरफ क्यों नहीं देखा एमआईएम ने? जब इत्तेहाद करना ही था तो सिर्फ कुशवाहा ही। देखिए, ये सवाल आप मुझसे पूछने से
देखिए सना जी, ये सवाल मुझसे करने से पहले इसका जवाब जो है वो नवल किशोर साहब ने खुद दे दिया है। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो लालू प्रसाद ने उन्हें कबूल कर लिया और उन्होंने उसका रीजनिंग ये दिखाया कि ये राजनीतिक उदारवाद है। ये राजनीतिक उदारवाद है लालू जी की कि जो शख्स भारतीय जनता पार्टी के साथ था और लालू जी ने उसको कबूल कर लिया। यानी कि आप करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कैसी बात हो गई है, आप बताइए ना। हाँ, आप अगर कुशवाहा साहब हमारे साथ आते हैं तो आपके पेट में बड़ी तकलीफ हो रही है। आप नीतीश कुमार को अपने साथ ले ले। सुनिए नवल किशोर जी, जरा सुनिए आप। मैं आपको इतने अच्छे वो आरजेडी का साथ इसलिए छोड़े हैं कि वो नवल किशोर जी, मैं चाहते थे कि महागठबंधन का चेहरा बने ना, उनकी ऐसी पहचान है। नवल किशोर जी, मैंने आपको सुना, बहुत अच्छे से सुना। मैं कितना अच्छा बोल रहे थे आप, बोलिए। नवल किशोर जी, मैं आपको सुना, बहुत अच्छे से सुना। पहले तो मैं आपसे नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि मैं प्रोग्राम के शुरुआत में ही आपको मुबारकबाद देना चाह रहा था कि आज लालू प्रसाद यादव साहब को अदालत ने है तो जमानत दे दी है एक केस के अंदर। वो जो चारे का मामला जो था ना, तो उसमें एक केस के अंदर जमानत मिल गई। चारा खाने का जो मामला था तो उसके अंदर जमानत मिल गई है। आपकी पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं। इस आप वही भाषा बोलते हैं जो भाजपा बोलती है, इसलिए आप एजेंट हैं। देखिए, मैं तो आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। जिस राज्य में देखिए, मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं कि लालू जी का एक केस के अंदर जो चारा खाए थे उसके अंदर उनको बेल मिल गई है। अब आप इसके ऊपर आग बबूला क्यों हो रहे हैं? आज तो खुश होना चाहिए आपने। वो आपके नजर में नहीं है, इसीलिए आप मानते हैं और बिहार का जनता आपको जवाब देगा कि आप बीजेपी के ही एजेंट हैं और कुछ नहीं है। इम्तियाज जलील साहब, ये सर्टिफिकेट बिहार की जनता देंगी ना। नवल किशोर साहब इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपको मुबारकबाद दिया हूं कि आज आपके नेताजी को जमानत मिली है जो चारा खाए थे उसके बारे में। बहुत खुशी की बात है साहब। मतलब एक देश का बड़ा नेता चारा खाने के उसमें आज जमानत मिली है तो उसमें कोई गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मेरा नवल किशोर साहब, अपन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, अपन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे ना। इम्तियाज जलील साहब बोलिए। मुद्दों पे ही कीजिए, गलत क्यों बोलते हैं? क्या रालोसपा भाजपा नवल किशोर साहब एक सेकंड देखिए, इस मुद्दे पे आई है सेकुलरिज्म को रखना है। आप इस बात का जवाब दीजिए ना। आप देखिए ये ये 70 सालों से मुसलमानों को राजनीति से जो बाहर किया गया है, ये सब बात सिर्फ क्या हुमायूं को ये लगने देखिए लगा साहब, है कि शाह के साथ 70 जाने से बिहार में हुमायूं की सियासी जमीन जो है सना जी, नवल किशोर साहब को आप खामोश बिठाए तो मैं बोलूंगा। बोलिए इम्तियाज जलील साहब। नवल किशोर सना साहब, जी, आपके पास मैं आपसे आऊंगी। रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नाम इम्तियाज जलील है। ये नवल साहब को ऐसा लग रहा है उनका नाम इम्तियाज जलील है करके, जो आप सवाल मुझसे कर रही है जवाब वो दे रहे हैं। तो नवल जी थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो सेक्युलरिज्म का जो आप बोलते रहते हैं ना, ये मुसलमानों को 70 सालों से साहब जो राजनीति से बाहर रखा गया है और सिर्फ एक सिंबॉलिक तौर के ऊपर एक दो एमपी चुना के लेके आ जाओ, एक आध दो ये चुना के लेके आ जाओ, विधायक चुना के लेके आ जाओ। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि आप ये उम्मीद कर रहे थे, 70 सालों से मुसलमानों को यही डर बताया गया था कि देखो अगर लालू जी को नहीं दिए तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। अरे क्या करेंगी भारतीय जनता पार्टी हमारा? भाई मुसलमान तो 70 सालों से लड़ते आया है साहब, आपसे भी लड़ रहे हैं और उनसे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। लड़ते लड़ते मरेंगे हम, लेकिन आप लोगों के सामने अब झुकेंगे नहीं। अब आपका यही तकलीफ है कि आपको यह लगता है कि मुसलमानों ने सिवाय लालू प्रसाद यादव के, सिवाय शरद पवार के, सिवाय राहुल गांधी के, सिवाय मुलायम सिंह यादव के किसी दूसरे के बारे में बात ही नहीं करना। अवैसी कैसा मुसलमानों का लीडर बन रहा है करके। यह कौम तो हमारी जागीर थी। ये तो नवल साहब आप समझ रहे थे, ये कौम तो हमारी जागीर है। इनको हम इलेक्शन के सामने जाएंगे, लॉलीपॉप दिखाएंगे और बेचारी भोली भाली कौम जो है वो आपके पीछे चल पड़ती थी। अब जब असदुद्दीन अवैसी साहब आपको आकर ये बता रहे हैं, सुनिए नवल किशोर साहब सुनिए, आंकड़े बता रहा हूं। पूरे बिहार के अंदर 54% है लिटरेसी रेट, 54%। और जो 50% लोग अनपढ़ है, गंवार है, सबसे ज्यादा बड़ा तबका अगर कोई है तो वो मुसलमानों का है बिहार के अंदर। आप चलिए मेरे साथ, और अगर आप किशनगंज इलाके के
पूरे जितने भी इलाके हैं वहां की अगर प्रगति से आप खुश है, वहां का अगर विकास करने का आप दावा करते हैं, तो इम्तियाज जलील खड़े रहेगा आपके स्टेज के ऊपर और कहेगा कि नहीं, लालू प्रसाद ने आपके साथ इंसाफ किया है। बस आप लोग हर 5 साल के बाद आओ, मुसलमानों को सेक्युलरिज्म का नारा पढ़ो। नहीं चाहिए हमको सेक्युलरिज्म, कोई सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए हमको। आपको लगता है कि हमारी कट्टरवाद पार्टी है, तो उस कट्टरता के ऊपर हम मांगेंगे वोट। बहुत हो चुका है आप लोगों के बहकावे में आने का। उस कट्टरता के नाम के ऊपर हम आ रहे हैं बिहार को, और इंशाल्लाह बिहार की जनता अब आप लोग देखेंगे कि क्या जवाब मिलता है आप लोगों को। नवल किशोर बहुत साहब, बहकाए हैं आप लोगों ने, पहले ही बहुत आरजेडी घुमाए हैं। परेशानी में घिरी हुई है। लालू प्रसाद यादव के बगैर, यानी वो प्रचार और इंतखाबी मुहिम में नहीं हिस्सा लेंगे, उनके बगैर आप इंतखाबी मैदान में इस बार हैं। और दूसरी मार आपको मिल रही है, एक तरफ एमआईएम और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन हो गया है जिसका नाम है ग्राउंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, ग्रैंड। तो क्या इस फ्रंट से एक तरफ लालू जी के नहीं रहने से तो वैसे ही परेशान है आरजेडी, दूसरी तरफ इस ग्रैंड के आने के बाद आरजेडी को क्या लग रहा है कि किसी हद तक उसे खतरा महसूस हो रहा है या नहीं, क्योंकि जो आपके दोस्त थे अब वो दुश्मन बन रहे हैं। देखिए, जिसकी ग्राउंड नहीं है उसको ग्रांड बोल रहे हैं, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। और जिस तरह की राजनीति की ये बात कर रहे हो तो ओछी राजनीति है। उसको तो बिहार की जनता ने न कभी पसंद किया है और न कभी पसंद करेगा। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या बातें कही थी 2015 में। वहां के लोगों ने कितनी बड़ी शिकस्त दी उन्होंने उन लोगों को। आप इस बात को मान के चलिए कि लालू जी की राजनीति इस तरह की नहीं है जो कि आप एक मुद्दे पे उनको घेर सकते हैं। जो जानता है 2005 तक की राजनीति, वो यह मानता है, विरोधी भी मानते हैं कि लालू जी ने सामाजिक विकास, राजनीतिक हिस्सेदारी में सबसे आगे बढ़ के कदम उठाया। जो गरीब से गरीब तबका है, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उसको भी उन्होंने 3 बार सांसद बनाया। आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि जो वंचितों का उभार हुआ वो 1990 से 2005 के बीच में हुआ। ये ओवैसी साहब के सांसद को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो छोटी राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि रालोसपा जिसका वोट परसेंटेज 1.5% है, उसको आरजेडी अपना नेता मान ले, उसको आरजेडी उसको चीफ मिनिस्टर बना दे। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग को हम लोग और देश की जनता मौका परस्त मानती है। ऐसे लोगों को न बिहार की जनता पसंद करती है, न कभी उन्हें आने देगी। ऐसे पॉलिटिकल टूरिस्ट को यात्रा जैसी कर आए हैं, उसी तरह से वापस चले जाएंगे यहाँ से। हमारी राजनीति जमीन की है, ग्राउंडेड है, लोगों के साथ है, गरीबों के साथ है, कौमी एकता के साथ है, विकास के साथ है और समावेशी विकास के साथ है। सामाजिक न्याय है, संविधान संगत है। हर मुद्दे पे हम उसके सामने और विपक्ष में खड़े रहे हैं। इसलिए आप हमें इम्तियाज जलील साहब, सबसे हैरानी की बात यही कि वो पार्टी जिसके साथ आपका अलायंस हुआ है, वो पार्टी उसने 2015 में एक भी सीट नहीं जीती और आप उसे सीएम कैंडिडेट के तौर पर सामने लेकर आ रहे हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो यही है। फिर क्या लगता है कि एमआईएम कुशवाहा की नाव पर सवार होकर बड़ी सीट की उम्मीद लगाए बैठी हुई है, ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाए बैठी हुई है? देखिए सना जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज से 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें जीतकर आई थी। 2 सीटें 2 से 300 का सफर तय करी है, तो इसलिए नहीं करी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा हुई। ये ऐसी पार्टियों की कमजोरियों की वजह से। और ये जो साहब नवल साहब जो बात कर रहे हैं विकास की, लालू जी ने विकास क्या किए हैं? लालू जी, आपके सबसे ज्यादा बिहारी लोग, बिहार के लोग जो है वो मेरे राज्य के अंदर आते हैं अपनी रोजी रोटी पेट भरने के लिए। ये आप लोगों की राजनीति थी साहब कि जहां पर आपने कोई विकास नहीं किया। सिर्फ आप लोग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर, अभी ये जो कोरोना हुआ ना, हमने अपने गाड़ियों के अंदर भिजा के हमारे बिहारी भाइयों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम किए हैं। अगर आप विकास करते तो बिहारी को महाराष्ट्र के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप लोगों ने कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ भावनिक मुद्दों को उठाया है, और उसकी आड़ के अंदर चारा खाते गए थे। और आज लालू जी कहां हैं? हमको लालू जी की याद आ रही है कि चुनाव है और लालू जी नहीं है।
हमारी तो ख्वाहिश है कि आप लालू जी को बाहर निकालिए, चुनाव के अंदर वो भी आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। आपको तकलीफ इतनी हो रही है कि आपने कुशवाहा के साथ क्यों किया? कुशवाहा तो कुछ भी नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी क्या थी? 15-20 साल पहले कुछ भी नहीं थी। आप लोगों की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम के ऊपर आई है। आप लोगों की गलतियों की वजह से आई है, कांग्रेस की गलतियों की वजह से आई है, वरना भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर कभी सत्ता बनाती। लेकिन आप लोगों की गलत राजनीति की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने यह मुकाम हासिल किया। आरजेडी माने या ना माने, नवल किशोर साहब, आप माने या ना माने, आप माने या ना माने, जो स्ट्रैटेजी है आरएलएसपी की, उससे साफ है कि आरएलएसपी ने उन जगहों पर अपने ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं जहां पर आरजेडी है। तो इससे तो सीधे तौर पर यह इशारा मिल रहा है ना कि आरजेडी को नुकसान होगा। लेकिन देखिए, कोई भी कहीं से भी खड़ा कर सकता है, उम्मीदवार की कोई बात ही नहीं है। जिस दल को एक आए थे 2019 में भाजपा को छोड़ के, उनको 3 दिया गया, उनका पेट उससे भी नहीं भरा। वो चाहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। आप बताइए और बिहार की जनता नहीं, आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि वोट कटने का डर नहीं आरजेडी को? वोट तो कटेगा ना सर? नहीं कटेगा ना, बिल्कुल कैसे नहीं कटेगा? देखिए, मौका परस्तों को कभी बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया है, आप ये बात मान के चलिए। और जो इस बार ग्रैंड सेकुलर की बात कर रहे हैं ना, वो ग्राउंड में चले जाएंगे। इम्तियाज जलील साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका जवाब। दिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही छिछड़े, एक कहावत है जो मैं अक्सर सुनते रहता हूं। देखिए वोट कटेगा नहीं, इनकी ख्वाहिश है कि पूरी बिहार की जनता ने इन्हें वोट दे दे करके, तो एक कहावत है साहब, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही छिछड़े आते हैं। अब देखेंगे ना नतीजे आएंगे तो नतीजे देखेंगे। चुनावी मैदान है, हमारी राजनीतिक पार्टी है, हम कोई गोटियां खेलने के लिए तो आए नहीं है। हमारी राजनीतिक पार्टी है, हम 300 सीटों के ऊपर तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं। अगर हम 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं तो नवल किशोर साहब को इतनी तकलीफ होती है कि ये 20 सीटें क्यों लड़ रहे हैं? ये हमारी जागीर है। आपको बोलना पड़ रहा है। जो आप सबसे बड़े दल के लिए बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़े और प्रचलित और लोकप्रिय नेता के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए आपको भाई ये बात करनी पड़ रही है। अदरवाइज तो आप कहीं भी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, चूंकि 6 पार्टियों के साथ मिलकर आपने ग्रैंड अलायंस बनाया है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो तमाम पार्टियां हैं उनके मुख्तलिफ नजरियात हैं। इस दरमियान एमआईएम अपने नजरियात को कहां फिट करेगी? कैसे ये ग्रैंड अलायंस आगे चलेगा? अगर सीटें ज्यादा मिल जाती है तो कैसे काम किया जाएगा? क्योंकि हमने माजी में देखा बीएसपी के साथ भी आपका इसमें अलायंस है। बीएसपी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, लेकिन आप इस बार इंतखाब में जा रहे हैं तो बीएसपी को साथ लेकर जा रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर है ना कि नजरियात अलग अलग हैं। देखिए मैडम, चुनाव के दौरान क्या समझौते होते हैं, ये पार्टी के लेवल के ऊपर इसके फैसले लिए जाते हैं। किसी विपक्ष के नेता के बोलने के हिसाब से समझौते नहीं किए जाते हैं। एक उदाहरण के तौर के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान एमपी चुनकर नहीं आता है, और इस बार भी एक भी मुसलमान एमपी चुनकर नहीं आया किसी भी राजनीतिक पार्टी से। सिर्फ एक चुनकर आया है, वो मेरी शक्ल के अंदर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने जब वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन किया तो हम लोगों ने एक सीट यहां पर जिताकर लेकर आए। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि मुसलमानों का कोई एमपी यहां से शिवसेना के 20 साल के एमपी को निकालकर फेंकेगा और यहां पर एमआईएम जीत कर आएगी। वो गठबंधन जब बनाए थे तो लोगों ने कहा था कि नहीं, ये कुछ नहीं होने वाला है, ये नवल किशोर साहब जैसे लोग जो है ये तो वोट काटने के लिए आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आया है, वो मैं हूं मैडम। वो अलायंस की वजह से आया है। आज भी हम एक नया गठबंधन बनाए हैं, लोग उसे स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे ये जनता तय करेगी। ना तो नवल किशोर साहब तय करेंगे और ना सना मैडम के बोलने के हिसाब से। क्या माना जाए ये अलायंस जो बिहार में आप कर रहे हैं ये एक बुलबुले के मानिंद होगा? देखिए, आप मुझे ये बताइएगा कि रामविलास पासवान साहब इतने सालों से मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के उसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, हम भाजपा के साथ जाएंगे। भाजपा कहती है कि नहीं, हम नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। यानी कि वो जो करे वो सब जायज है। हमने हमारे हिसाब से हमारी कौम के, हमारे लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, यादवों के लिए अगर हम एक नया समीकरण बनाते हैं तो इतनी तकलीफ किस बात की हो रही है? इलेक्शन के अंदर जनता तय करती है ना।
क्या जनता, अब हमने हमारा समीकरण बनाने से पहले हम टीवी स्टूडियो के अंदर आए और पूछे कि नवल किशोर साहब बताइए हम किन किन लोगों के साथ हमने जाना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं, हम उनको नहीं बनाते हैं, आपको बना देते हैं, या हम इस तरह से हम फैसला करेंगे? नहीं करेंगे। हमें जो हमारे हिसाब से लगेगा कि हमारी पार्टी को, हमारे अलायंस पार्टनर्स को किसका फायदा होगा, ये हम तय करेंगे। अब जनता उसे स्वीकारेगी नहीं स्वीकारेगी, ये आपको इलेक्शन के वक्त में समझ में आ जाएगा। नवल किशोर साहब, दो फ्रंट पहले ही थे, थर्ड फ्रंट सामने हैं, ऐसे में आरजेडी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ जरूर रही हैं, आप माने या ना माने? नहीं, मानने की बात तो है ही नहीं कि उसका एक ही कारण है, जो प्रमुख विपक्षी दल है बिहार का, वो आज का तो नहीं है, आज चुनाव लड़ने तो नहीं आ रही है, 1990 से है। उसके नेता, नेतृत्व दल और उसके संपर्क सबसे ज्यादा और सबसे अधिक हमारे संगठन में लोग हैं। और ये बात जीतने और हारने, एमपी और एमएलए की बात करते हैं, आप देखिए कि किस दल ने किस तरह से लोगों को वहां पे सीटें दिए हैं। जीतना हारना तो लोकतंत्र में जनता तय करती है। हमने टिकट कितनों को दिया वो देखिए ना। आप तो एनडीए को बीजेपी को देखेंगे नहीं। वहां अगर मुस्लिम और हिंदू के तौर पे बात करेंगे तो उन्होंने तो 303 में एक भी मुस्लिम नहीं है, आप उनके लिए फाइट कर रहे हैं। आप इस तरह की बात ना करें, आप ये देखें कि कौन सा राजनीतिक दल जनता के साथ खड़ी रही है और जो जनसंख्या है उसका कहां थी। हम तो शुरू से बात तो सियासी पार्टियों की रही है, लेकिन अगर आवाम की बात करेंगे तो आवाम का ये कहना है कि इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे इत्तेहाद हो गए हैं जिससे वो कंफ्यूजन का शिकार है। लेकिन आवाम ये भी कह रही है कि वो बहुत सोच समझ कर फैसला लेंगे। बेहद शुक्रिया इम्तियाज जलील साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। साथ ही साथ नवल किशोर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, दो रुख में फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।